मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। कितने कमजोर होंगे वो लोग जो अपनी और अपने समाज की जीत दिखाने के लिए महिलाओं का अपमान करते हैं, उनके इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस दुनिया का कोई भी इंसान बड़े से बड़ा दुख सहन कर सकता है, लेकिन वो अपने इज्जत और स्वाभिमान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। इंसानियत को शर्मसार करने वाले एक वायरल वीडियो ने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। लेकिन जब हमारे इसी समाज में दो महिलाओं के साथ दरिंदगी की जाती है, उनके कपड़े उतारकर सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने सड़कों पर घुमाया जाता है, उनकी इज्जत लूटी जाती है, तब कोई भी इंसान उनकी चीख पुकार नहीं सुनता, उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ हो नहीं सकती, एक समाज के लिए और एक देश के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मणिपुर की घटना की। मणिपुर पिछले 3 महीनों से जल रहा है, जिसे ना तो मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाई है। हमारी सरकार जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर शांति कायम कर सकती है, आतंकवादियों को पहचानकर उनका एनकाउंटर कर सकती है, पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकती है, लेकिन वो अपने ही देश के एक स्टेट में पिछले 3 महीनों से चल रहे वायलेंस को खत्म नहीं कर सकती। इस एक सवाल से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का कितने बड़े स्केल पर फेलियर रहा है मणिपुर की वायलेंस को कंट्रोल ना कर पाने के पीछे। मणिपुर की घटना में जितना बड़ा फेलियर सरकार का है, उससे कहीं बड़ा फेलियर हमारे लोकतंत्र के 4th पिलर यानी कि मीडिया का है। पूछताछ में पता चला कि सीमा ने सचिन से पहले भी कई लोगों से संपर्क किया। कल तक तो कह रही थी पबजी खेलते खेलते प्यार हो गया था, अब पता चल रहा है कई और लोगों से संपर्क कर रही थी। सिंदूर और कलावा कहीं ISI का छलावा तो नहीं है। कैन यू बिलीव दिस रिडिकुलस स्टोरी? भारत के समाज ने उन्हें स्वीकार कर लिया एक तरीके से। हमारे देश की मीडिया सचिन और सीमा के प्यार के ऊपर पूरा दिन कवरेज कर सकती है। हमारी मीडिया ने सीमा हैदर की पूरी कुंडली निकाल दी, लेकिन वो 24 घंटे में से 1 घंटे का टाइम नहीं निकाल सके मणिपुर की सच्चाई दिखाने के लिए कि मणिपुर में आखिर चल क्या रहा है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे कि पिछले 3 महीनों से मणिपुर में लगातार हिंसा क्यों चल रही है और ये अभी तक रुकी क्यों नहीं, और इस हिंसा के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है। देखिए, मणिपुर में इस वायलेंस की शुरुआत होती है 3 मई को मैती और कुकी कम्युनिटी के बीच में। अब ये मैती और कुकी कौन है और ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से शुरू हुआ और इस हिंसा में कौन किसे सपोर्ट कर रहा है, ये सारी बातें डिटेल में समझने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल में मणिपुर के वायलेंस को एक्सप्लेन किया है। मणिपुर की ये हिंसा पिछले 3 महीनों से चल रही है, लेकिन इसके ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। मणिपुर वायलेंस के ऊपर सबका ध्यान तब जाता है जब 19 जुलाई को ये वीडियो वायरल होती है। A video has emerged from the state of Manipur. We can't show the entire clip on television. It's that brutal and horrifying. ये वीडियो 19 जुलाई को सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थी, लेकिन ये वीडियो 4 मई की बताई जा रही है, यानी कि 2.5 महीने पुरानी। ये वीडियो तो 4 मई की है, लेकिन इस इंसिडेंट के ऊपर 18 मई को कांगपोकली डिस्ट्रिक्ट में 0 FIR दर्ज करवाई जाती है। इस FIR में पीड़ित महिला के पति ने बताया, जो कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और वो 1999 का कारगिल वॉर भी लड़ चुके हैं। That the husband of one of the survivors in this incident, this horrible incident, has actually served with the Indian Army. उन्होंने FIR में बताया कि 4 मई को थौबल जिले में 800 से 1000 मैती लोगों की भीड़ ने उनके गांव पर हमला कर दिया, जिनके पास AK-47 जैसे आधुनिक हथियार थे। इस भीड़ से बचने के लिए लोग अपने अपने घरों से निकलकर भागने लगे। इस भीड़ में 3 महिलाएं भी थीं, जिनमें से एक 20 साल की लड़की भी थी। वो अपने पिता और भाई के साथ यानी कि टोटल 5 लोग जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागते हैं। तभी वहां पर कुछ पुलिस वाले आते हैं और वो इन 5 को अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं भीड़ से बचाने के लिए और पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही भीड़ इन लोगों को पुलिस कस्टडी से छुड़ा लेती है। लड़की के पिता, जो कि 57 साल के थे, जब वो इस हमले का विरोध करते हैं तो उन्हें जान से मार दिया जाता है। फिर जब इन तीनों महिलाओं को कपड़े उतार कर चलने के लिए कहा जाता है और 20 साल की लड़की के साथ रेप किया जाता है, तो उसका भाई विरोध करता है, लेकिन उसे भी भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है। मैं इस आर्टिकल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार पढ़ना जरूर। ये पूरी घटना 4 मई को होती है
और 18 मई को 0 FIR रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। देखिए 0 FIR का मतलब ये होता है कि जिस जगह पर आपके साथ क्राइम हुआ है आप उस इलाके के पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज न करा के किसी दूसरे इलाके के पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराते हैं और बाद में ये पुलिस स्टेशन इस पुलिस स्टेशन को FIR ट्रांसफर कर देती है। इसी को 0 FIR कहते हैं। 18 मई को FIR रजिस्टर कराने के बाद पुलिस ने 2 महीनों तक कुछ भी नहीं किया, न ही FIR को ट्रांसफर किया और न ही किसी को अरेस्ट किया, यानी कि 2 महीनों तक फाइल सिर्फ धूल खाती रही। और जब 19 जुलाई को ये वीडियो वायरल होता है तब जाकर पुलिस अपनी कार्रवाई करती है और पुलिस अब तक इस केस में 6 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने के लिए वीडियो के वायरल होने का इंतजार किया जाता है, तब जाकर पुलिस प्रशासन और सरकार अपना काम करती है। यानी कि अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो ये क्रिमिनल्स ऐसे ही खुले घूमते। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं कि मणिपुर की पुलिस प्रशासन, सरकार और मुख्यमंत्री एन बीरेन का कितने बड़े स्केल पर फेलियर है। यह है 21 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट जिसने 30 अप्रैल को मुख्यमंत्री एन बीरेन की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के थ्रू आलोचना की। इसके बाद मणिपुर पुलिस ने इस लड़के को अरेस्ट कर लिया और पुलिस कस्टडी के दौरान इस लड़के की मौत हो जाती है। जब मीडिया ने पुलिस वालों से सवाल पूछा तो पुलिस ने बताया कि इस लड़के को कोर्ट से जेल ले जाते समय मैती लोगों की भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। परिवार वालों का कहना है कि पुलिस ने अभी तक उनके बेटे का शव नहीं लौटाया है। आप इन दोनों ही अलग अलग केसेस से अंदाजा लगा सकते हो कि मणिपुर की सरकार और मणिपुर की पुलिस कितनी ज्यादा बायस्ड है। इसलिए कुकी और नागा ट्राइब्स के लोग सरकार, पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री के ऊपर भरोसा नहीं करते, क्योंकि मुख्यमंत्री एन बीरेन खुद मैती कम्युनिटी से आते हैं और मणिपुर की 60 असेंबली सीटों में से 40 सीटें मैती के पास हैं। आप ये भी कह सकते हो कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार नहीं है बल्कि मैती की सरकार है और ये छोटी छोटी बातें कुकी ट्राइब्स के लोगों को भड़काने के लिए काफी है। अब एक बात बोलूंगा, उससे ध्यान से सुनना और समझना। दुनिया का कोई भी वायलेंस लगातार इतने दिनों तक चल ही नहीं सकता जब तक उसे पीछे से फंडिंग, सपोर्ट और हथियार ना मिले। देखिए मणिपुर में चल रही हिंसा मैती और कुकी कम्युनिटी के बीच में है और इस वायलेंस को ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये वायलेंस मणिपुर हाई कोर्ट के द्वारा मैती समाज को एसटी का स्टेटस देने की वजह से हो रहा है, लेकिन इस वायलेंस के पीछे असली गेम अफीम और ड्रग्स का बिजनेस है और इस चीज को हमने डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जहां पर आप मणिपुर और म्यांमार के बीच के कनेक्शन को समझेंगे और इनके बीच में ड्रग्स का बिजनेस कैसे ऑपरेट होता है ये भी समझेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वाला वीडियो जरूर देखें, आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी। इस रिपोर्ट को देखिए, इसमें क्लियरली आप देख सकते हैं कि किस किस कम्युनिटी के कितने लोगों को ड्रग्स के केसेस में मणिपुर पुलिस ने अरेस्ट किया है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 के बाद से कुकी कम्युनिटी के लोगों का ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि फरवरी 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हो गया और म्यांमार में रहने वाले कुकी कम्युनिटी के लोग म्यांमार से भागकर मणिपुर में आ गए और अब वो लोग मणिपुर में ही ड्रग्स का बिजनेस ऑपरेट करते हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम से मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन ने ड्रग्स के खिलाफ एक वॉर छेड़ रखी है और हजारों एकड़ अफीम की फसल को नष्ट किया है और इसीलिए कुकी कम्युनिटी के लोग जो ड्रग्स का बिजनेस ऑपरेट करते हैं वो मुख्यमंत्री एन बीरेन से नफरत करते हैं। उनका कहना है कि सरकार जानबूझकर सिर्फ कुकी लोगों को ही टारगेट कर रही है, जबकि मैती लोग भी अफीम उगाते हैं, लेकिन सरकार उन्हें कुछ भी नहीं कर रही। आप इस रिपोर्ट में साफ साफ देख सकते हैं कि मैती भी ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है और उन्हें भी अरेस्ट किया गया है। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर मणिपुर वायलेंस के कुछ वीडियोस जरूर देखे होंगे जिसमें लोगों के हाथों में AK-47 है, तो ये बंदूकें उनके पास आखिर आई कहां से? देखिए मणिपुर और म्यांमार के बीच में 398 किलोमीटर लंबा खुला इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो भी बिना किसी फेंसिंग के। तो मणिपुर के कुकी कम्युनिटी के लोग म्यांमार में जा सकते हैं और म्यांमार के लोग मणिपुर में आ सकते हैं। अब मणिपुर में कुकी कम्युनिटी के लोग अफीम उगाते हैं और इस अफीम की खेती की सुरक्षा के लिए बंदूकें चाहिए, तो ये बंदूकें म्यांमार से मणिपुर में आती है, वो भी सिर्फ कुकी लोगों के लिए, मैती लोगों के लिए नहीं। अब देखिए कुकी लोगों के पास अपनी सुरक्षा के लिए बंदूकें हैं, लेकिन मैती के पास कोई बंदूकें नहीं हैं, तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए इम्फाल के पुलिस ट्रेनिंग कैंप से हथियार चुरा लिए, जिसमें बंदूकें, गोला बारूद और 6,32,000 गोलियां शामिल हैं। उन लोग ने हमारे गांव को बहुत ही ज्यादा अटैक किया, जिसकी वजह से हम लोग हमारे पास तो वेपन्स नहीं है, उन लोग के पास तो बहुत सारे अच्छे वेपन्स हैं। अब दोनों ही साइड के लोगों के पास हथियार है, इसीलिए मणिपुर का वायलेंस
इतना लंबा खिंच रहा है, क्योंकि आर्मी और सरकार को दोनों ही साइड के लोगों से लड़ना है और नेगोशिएट करना है। यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूं कि म्यांमार के आतंकवादी भी मणिपुर के इस वायलेंस में हिस्सा ले रहे हैं, वो भी कुकी कम्युनिटी की तरफ से, ताकि मणिपुर में यह हिंसा ऐसे ही चलती रहे और उनके अफीम के बिजनेस पर कोई भी असर ना पड़े। The current violence seems to have given them an opportunity, the perfect opportunity, a chance to reignite the insurgency. और यही रीजन है कि पुलिस, आर्मी और सरकार मणिपुर के वायलेंस को अभी तक रोक नहीं पाई, जो कि सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है। सरकार को ये सारी बातें पता है, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही। आपका ये समझना भी जरूरी है कि सारी की सारी कुकी कम्युनिटी अफीम नहीं उगाती है, बल्कि सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही अफीम उगाते हैं, जो अमीर है, ताकतवर है और उनके पास अपनी प्राइवेट आर्मी है। तो इन ताकतवर कुकीज को मैती लोग मार नहीं सकते, इसीलिए मैती कम्युनिटी के लोग इन गरीब और पिछड़े हुए कुकी लोगों को टारगेट करते हैं और उनसे अपना बदला निकालते हैं। और जिन 2 लड़कियों के वायरल वीडियो को आपने देखा होगा, ये इसी बदले का नतीजा था। और सरकार, सेना और पुलिस इस वायलेंस को कंट्रोल कर पाने में पूरी तरह से नाकाम रही है और इस बात की पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर जाती है। और मणिपुर में जो अभी वायलेंस चल रहा है, इस बात की जिम्मेदारी पहले की सरकारों पर भी जाती है, यानी कि कांग्रेस के ऊपर और अंग्रेजों के ऊपर भी जाती है। अगर आप मणिपुर की हिस्ट्री देखें तो एक टाइम ऐसा था जब ये तीनों ही कम्युनिटीज मैती, कुकी और नागा मिलजुल कर एक साथ रहते थे, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने अपने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत इन्हें बांट दिया और बाद में क्रिश्चियन मिशनरीज ने कुकी और नागा ट्राइब्स के लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया, जिसका रिजल्ट ये है कि आज मणिपुर में 40% क्रिश्चियन आबादी है। आज के मॉडर्न जमाने में भी आपको मणिपुर पहुंचने में 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन आज से 200 साल पहले क्रिश्चियन मिशनरीज मणिपुर पहुंच गई लोगों को कन्वर्ट कराने के लिए। और आज उसी ब्रिटिश पार्लियामेंट में मणिपुर वायलेंस के ऊपर बहस चल रही है। इन अंग्रेजों से कोई ये सवाल पूछो कि मणिपुर में इतनी ईसाई आबादी आखिर आई कहां से? आसमान से तो आई नहीं होगी, तुमने तो उन लोगों को कन्वर्ट किया है। मणिपुर में जो आज हिंसा हो रही है, इस हिंसा का बीज आज से 200 साल पहले अंग्रेजों ने बोया था और बाद में कांग्रेस ने इसी को कंटिन्यू रखा। लेकिन अभी जो वायलेंस हो रहा है, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह की है, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है, स्टेट में भी और सेंटर में भी, और ये वायलेंस उनके अंडर में हो रहा है। मणिपुर की ये लड़ाई जमीन की है, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने की है और अफीम की है। और जब तक इन तीनों का कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं निकलेगा, तब तक ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा कि मणिपुर की हिंसा के पीछे कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है और ये वायलेंस लगातार पिछले 3 महीनों से क्यों चल रहा है। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आएगा, जिसमें हमने मणिपुर के वायलेंस को एक्सप्लेन किया है और मणिपुर, म्यांमार और ड्रग्स के कनेक्शन को भी समझाया है। तो ये वाला वीडियो जरूर देखें, आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी। हर हर महादेव।